बढ़िया। तो एक भैया यहाँ पर डीसा, हाँ हाँ जो हम बात कर रहे थे सम्मान की, जी, तो अभिमान उसको ही कहते हैं ना, खुद में सम्मान नहीं है। हाँ अभी 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 देखो, हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका बहुत स्पष्ट हमें खुद ही नहीं मालूम हम किसको कह रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अब अपन को रीडिफाइन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके साथ वस्तु जुड़ी हुई नहीं है अभी, है ना। कई बार अहंकार को भी स्वाभिमान के रूप में लोग ले लेते हैं और ठेस पहुंच जाती है उनको। अभी अभिमान की यदि परिभाषा देखेंगे तो आरोपित मान है जो चित्त के लेवल पे होता है, तो उसके पहले ठीक ठीक मूल्यांकन तो नहीं रहता है ना। तो नहीं तो यदि हमने ठीक ठीक मूल्यांकन कर लिया तो फिर स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी दूसरों के बोलने से। हिलेगा डुलेगा कैसे स्वाभिमान, माने तो सही अर्थ है वो सम्मान। अपना ठीक ठीक यदि मूल्यांकन कर लिया तो फिर जो हमसे श्रेष्ठ है उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका पोषण करेगा। अपने से आगे कोई यदि है वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट ही करेगा, उसके आगे होने का मतलब ही यही है। और जो अपने से कम है वो आपका मूल्यांकन ठीक कर ही नहीं पाएगा, तो वो जो भी हम उसका पोषण करेंगे, इस अर्थ में फिर यानी कि सम्मान बनाए रखे वही अपना स्वाभिमानी है। बिल्कुल सही। स्वयं का ठीक ठीक मूल्यांकन हमने कर लिया और फिर उसको आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। बड़ी तो हमारे बीच श्री राम भाई आए हुए हैं, तो श्री राम भाई का स्वागत। तो इधर ही विराजमान हो जाएं, कुछ कुछ ऐड करते रहें। तो श्री राम भाई के बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही हैं ना। श्री राम भाई का बहुत ही लॉन्ग एसोसिएशन है बाबा जी के साथ, और साथ ही साथ अध्ययन पे पकड़ और तात्विक मुद्दों पर, तार्किक मुद्दों पर, व्यवहारिक मुद्दों पर, है ना। तो मैं तो अपने से आगे मानता हूँ इनको बहुत सारे क्षेत्र में। तो इसमें कहीं भी कुछ एडिशन हो तो कर सकते हैं, और है ना। और शाम को हम लोग साथ में देख लेंगे। कल तक 1 बजे तक फिर आपके साथ ही हैं, है ना। बढ़िया। तो ज्ञान अवस्था में बुद्धि की 3 अवस्थाओं की अपन ने बात की, अल्प जागृत, अर्ध जागृत और जागृत एंड पूर्ण जागृत, है ना। तो इसको पूरा तात्विक दर्शन को जो अंगुली न्यास करके हम बता पा रहे हैं, मतलब कहाँ क्या हो रहा है, हो क्या रहा है वस्तु रूप में। हाँ, वस्तु रूप में क्या हो रहा है उसको हम देख पा रहे हैं ना, इसीलिए रहस्य मुक्ति हो रही है। क्योंकि शब्द से अर्थ और अर्थ से जब वस्तु इंगित हो जा रही है तो फिर कोई रहस्य नहीं रहा। मेरे में कुछ हो रहा है, फिर हो रहा है तो मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ, ये सब रहस्य है जो उसको पहले ही बोल दिया, है ना। या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, ये सब रहस्य है ना। अदरवाइज मैं जो समझा हूँ वो मैं वस्तु रूप में समझा भी पाऊँगा, उसको व्यवहार में जी भी पाऊँगा। तो जब भी समझ होगी उसमें तात्विकता भी होगी, उसमें तार्किकता भी होगी और उसमें व्यवहारिकता भी होगी। तो वो जीने में भी आएगा, बोलने में भी आएगा, अनुभव करने में भी आएगा और उसको व्यक्त करने में भी आएगा। तो अर्ध जागृत किसको कह रहे हैं? आत्मबोध रहित संकल्प, जिसमें अभी अवधारणा हुई है लेकिन बुद्धि में आत्मबोध नहीं है। ऐसी आत्मा जिसको अनुभव हो गया है उसका फिर से जो बोध होना है बुद्धि में, वो अभी नहीं है। तो आत्मबोध रहित बुद्धि, जिसमें अवधारणा पूर्वक इच्छा, विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त बुद्धि तंत्रित रहते हैं, है ना। और फिर जो फाइनली विकसित स्थिति है तो उसमें आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा, विचार, आशा, प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित व अनुशासित होते हैं। अब ये जो मजेदार चीज़ है, देखो स्वप्न क्या है। केवल वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा अथवा स्वप्न का कार्य संपादित होता है।
कार्य व्यवहार में प्रमाणित न होने वाली कल्पनाएं स्वप्न है, क्योंकि इच्छा नहीं बनी। मनोवृत्ति में क्या हो रहा है, जो हम दिवा स्वप्न भी देखते रहते हैं ना, बहुत सारे बैठे बैठे बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं, इच्छा बनती नहीं है, वो वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। इसी को लोग ओवर थिंकिंग भी कह रहे हैं अभी, है ना। अब इसको ऐसा बोल दूंगा, वैसा बोल दूंगा, जब वो सामने आता कुछ बोलते ही नहीं है ना। तो ये जो मनोवृत्ति में केवल हो रहा है, ये एक तरह से स्वप्न की स्थिति है, निद्रा की स्थिति है। क्यों इसको बता रहे, क्योंकि कह रहे आत्मबोध पर्यंत, जब तक आत्मबोध नहीं हुआ, मानव के द्वारा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था में कायिक, वाचिक तथा मानसिक साधनों से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाकलाप के मूल में अहंकार ही है, अर्थात भ्रमित मान्यताएं ही हैं, है ना। जो चित्रण में भ्रमित मान्यताएं हैं और जो बुद्धि चुप है, उसी को हम अहंकार की बात कर रहे हैं। तो आत्मबोध पर्यंत, जब तक बुद्धि में आत्मबोध नहीं हुआ, तब तक क्या है, अहंकार, अर्थात भ्रमित मान्यताएं ही हमारी प्ले हो रही हैं। उसी को नीचे लिख रहे हैं कि आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा है। आत्मबोध होने तक अहंकार का अभाव नहीं है। जब तक आत्मबोध नहीं है, तब तक अहंकार बना हुआ है। इसी अहंकार को चित्रण में अभिमान, वृत्ति में हट और मन में आसक्ति या आवेश बात करी ना, हाँ, तो मोस्ट ऑफली लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वही स्वप्न आता है। पर मेरा कहना यह है कि कभी कभी दूर दूर तक जिस बारे में हमने सोचा नहीं होता हाँ, ना, वो भी सपने में आता है। ऐसा कि वो तो क्या हो रहा है कि हमारे जो चित्रण है ना, हमारे जो विचार हैं, बहुत सारे का हमें ही नहीं पता है, जिसको हम फिर सबकॉन्शियस कह रहे हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता हमारे में क्या क्या चल रहा है। कभी कभी क्या होता है पता है कि दो अलग जगह है, वो दोनों अलग जगह है, दोनों मिक्स होके कुछ नया चित्रण आ जाता है। वही वो गधे के सिर पे सींग वाला जो मैं बता रहा था, वैसा है, कुछ का कुछ मर्ज होता रहता है ना, और वो चलता रहता है बैकग्राउंड में। आज सुबह एक ऐसा सपना आया कि अभी ऐसा था कि शिविर 5 दिन की है, और 5वें दिन भैया ने अनाउंस किया कि अभी ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा जो शिविर एक्सटेंड हुई है, तो उसमें सभी को अपना अपना जो खाना है खुद से बनाना है। अच्छा। और अपने अपने घर पे बनाना है। और हम जगह सारी यही थी, और वो हमारा घर बन चुका था सपने में, और हम यहाँ बैठ के खाना बना रहे थे और खाना खिला भी रहे थे। अभी कितने लोगों को सपने में शिविर चल रहा है, ये देखो, है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी वो क्या है, चलते चलते चालू हो जाता है वो, क्योंकि सपने देखने वाला तो मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो, हैं, हिंदी में चल रहा है, सपने भी हिंदी में आ रहे हैं। भैया, हाँ, इधर सपने में ज़्यादातर चित्रण और नहीं है, माने स्वप्न किसको कह रहे हैं और इच्छा किसको कह रहे हैं। जो एक चित्रण तो हो ही रहा है उसमें, इच्छा का मतलब जिसको मैं जीना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट कर देना चाहता हूँ। सपने में सब चलता रहता है, ऐसा लगता है कि मैं बोलूँगा, ऐसा करूँगा, अब मैं ऐसा बन जाऊँगा, फिर ऐसा कर दूँगा, फिर मकान बनाऊँगा, फिर ये करूँगा, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर रहे। तो वहाँ तक, मन तक वापस आके एग्जीक्यूशन में नहीं जा रहा है, इसलिए उसको दिवा स्वप्न कह रहे हैं या सोते हुए स्वप्न कह रहे हैं। हाँ, वही तीव्र इच्छा ही जीने में आती है। सूक्ष्म इच्छा तो सभी में बाई डिफ़ॉल्ट है कि हम सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहते हैं, समाज अच्छा हो, धरती स्वर्ग हो, ये सूक्ष्म इच्छा बाई डिफ़ॉल्ट है। कारण इच्छा ये है कि अब हम सब मिलके कुछ लोग कर रहे होते हैं तो हमारा भी इच्छा, तो पूरा अध्ययन का इतना ही काम है, जो सूक्ष्म इच्छा है उसको कारण के माध्यम से तीव्र में बदल दें। अभी जो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे तीव्र में बन जाएगी। अभी भी क्या हो रहा है, अभी ये कारण इच्छा है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि जब इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तब तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी इच्छाएं आती हैं, फिर 2 दिन बाद, 5 दिन बाद वो वापस वही, क्योंकि फिर कारण चाहिए। तो इसलिए बार बार जब हम इस स्पेस में आते हैं ऐसे लोगों के बीच में, किसी समय फिर कोई भी चले नहीं चले, हमें यही करना है, ये बन जाता है, उसको फिर तीव्र इच्छा कह रहे हैं। भैया, हाँ हाँ,
हाँ, वो लोग सुबह सुबह जो आते हैं वो ज़्यादा सच हो जाते हैं। भैया ऐसा, हाँ कंप्लीट कर लो कर। माइक लाइक। सपने में भी ऐसा, अगर किसी की आपके बारे में कोई सपना आया है ना, तो वो ऐसा माना जाता है कि उसकी उम्र जो है ना वो लंबी हो गई। सपने के ऊपर तो फ्राइड ने बहुत काम किया, उसके ऊपर पूरा वो है, हर सपने का मीनिंग क्या, अर्थ क्या है, उसको भी लोग निकालते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस मैं ही सपने देख रहा हूँ ना, तो उसका उन्होंने निकाला हुआ है बहुत सारा। इस तरह का सपना है तो क्या मीनिंग हो सकता है, क्या आपकी मनोस्थिति क्या चल रही है, वो सब भी लोग करते हैं एनालिसिस। साइकोथेरेपी में ये होता है कि बेस्ड ऑन आपका जो भी सपना है उसके बेसिस पे आप डिकोड करते हैं कि अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। बिल्कुल। अब मेरा ये सवाल ये था कि क्या सपने हमें जो आते हैं, इज़ इट कि हम जो पैरेलल अर्थ में या पैरेलल रियलिटीज़ में जो हो रहा है उसी का एक, यही का है सब कुछ। अच्छा यही का है। अपने मैं ही सपने देख रहा हूँ, स्वप्न देखने वाला मैं हूँ, तो मेरे ही आशा विचार इच्छाओं में कुछ पड़ा हुआ है, वही स्वप्न के रूप में आ रहा है। ओके। माइक। तीव्र इच्छा दो तरह की, पाने के लिए इच्छा है तो जिज्ञासा नहीं है, जानने के लिए इच्छा है तो जिज्ञासा है। तीव्र इच्छा दो पास है। हाँ, यानी जानने के संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि जो जानने की तीव्र इच्छा है वही जिज्ञासा। तो दो चीज़ें हैं, एक है तीव्र इच्छा अज्ञात को ज्ञात करने की, वो जिज्ञासा में जाएगी। एक है अप्राप्त को प्राप्त करने की, वो वस्तु को ढूंढने में जाएगी, वस्तु पाने के लिए। 2002 की घटना है। भावनगर मेरा रेसिडेंट था, बड़ौदा से ट्रांसफ़र होकर भावनगर गया था। तो 4 बजे मेरे को एक स्वप्न आया। स्वप्न में बहुत जेसीबी थे और ज़मीन पे काम करते थे और कुछ लोग दब गए, भीड़ हो गई, मैं भी वहाँ खड़ा था। तो 4 बजे आने के बाद मुझे याद भी रहा। तो सुबह 9 बजे मेरे बीवी को मैंने बोला कि आज बच्चों को पतंग के लिए ऊपर मत भेजना। तो उसने पूछा क्यों? मैं कहा तो मैंने कहा नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं, तुम मुझे बताओ। तो बच्चे सामने तैयार हो रहे थे, इनके सामने बताना नहीं था, इसलिए मैं दूसरा कमरा था वहाँ ले गया और धीरे से जो थोड़ा बहुत वो सौंपने की बात कह दी। तो क्या आपको ऐसा ही लगता है, चलो आप ऑफिस जाओ, मैं संभाल लूँगी। मैं ऑफिस चला गया। 6:30 बजे ऑफिस से छूटा तो मेरी 2 व्हीलर थी, स्कूटर, वो मार्केट नज़दीक था, मेरे घर से नज़दीक थे, वहाँ सब्ज़ी लेना था। सब्ज़ी लेने गया तो बहुत भीड़ थी। तो सब्ज़ी तो मैंने 2-4 ले ली और पूछा कि यह क्या है? तो कि यहाँ 100 मीटर पहले गटर खोदते थे, जेसीबी लाया और 2 लोग दब गए। जो मैंने देखा था वो कई जगह और थी, मगर घटना का क्रम और जो हुआ वो 8-9 घंटे पहले 4 बजे मुझे आया था वही था। बिल्कुल। तो मैं देखने गया तो जो मैंने देखा था वो वैसा ही था। तो घर में तरत जल्दी गया, मेरी बीवी को बोला चल मेरे साथ, सुबह बताया था ना, तो देखे। तो कि यार आपको तो सब ऐसा ही लगता है, तो उनको क्या बोलना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, मतलब ये तो अनुमान तो होता है, कई बार ये होता है, कई लोगों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो होने वाला है वो आ जाता है अपने पे। और ऐसा भी होता है कि कहीं जगह ही नहीं देखी होती, हाँ, वो भी आती है। तो अमेरिका में एक अर्थक्वेक आया था, वो मैं टीवी न्यूज़ में मैं नहीं देखा था, मगर जो स्वप्न में देखा, एक रेड टाइप ज़मीन थी और ऐसा था, मैं बस में था, कांप गया और अर्थक्वेक आया। तो रात को जब हम वर्ल्ड दिस वीक देख रहे थे, तब वो ब्लैक एंड वाइट टीवी में, तो वो सब इसमें ही आया था, रात में दिखा था वो, तब मैंने न्यूज़ नहीं देखा था। ठीक बात। तो ऐसा कुछ स्वप्न में ऐसा कुछ होता है। और वो याति भाई ने बताया तो हमें मालूम नहीं है क्या सबकॉन्शियस में क्या पड़ा है, इसलिए हाँ। हमको ऐसा लगता है ऐसा क्यों हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो जा रहे हैं आने वाली रियलिटी से, अनुमान तो हो जा रहा है। धन्यवाद। अब ये बताओ, स्वर्ग के सपने आ रहे हैं कि नहीं? उसको प्रयास पूर्वक करना है। मेरा जो भी इच्छा होता है वो बन ही जाता है। ये भी मैंने गुरची, हम लोग गुरची बोलते हैं, दही के खाना सुबह में, गुरची खाने का और मज़ा आता है। तो 15 मिनट में गए तो दही खाना मिला,
उसके दूसरे दिन मैंने बोला पौवा खाना है, दूसरे दिन पौवा बोला, मिल गया। तो होता है। मैंने अभी थोड़ा विचारा कि मेरे बच्चे को सेवा भाव आवे, इसीलिए मेरे मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, मैं सोचा ही था। और 2 घंटे के बाद फ़ोन आया कि मम्मी गिर गई और फ्रैक्चर हुआ है और गांव से सिटी है। अभी तो हाँ गिरीश भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता ही है, ऐसा ज़रूर होता है, बास तो आ ही जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक। इसीलिए देखो हम सब लोग मिलके है ना ये सोचेंगे कि कैसे धरती स्वर्ग हो, उसके लिए और हमारे संबंध। देखो एक बढ़िया बात कर रहे हैं। देखो पूरा दर्शन कह क्या रहा है, इतना ही फोकस कर रहा है कि यार अपनों के साथ जीना इतना टफ नहीं है, लोग अच्छे हैं, इनके साथ जिया जा सकता है। इतने अपन पूरी बात करके ये भरोसा दिला रहे हैं ना चित्त में, मन वृत्ति चित्त को ये भरोसा दिला रहे हैं कि यार यही हम ही लोग तो हैं, हमारा ही भाई है, बहन है, माता पिता हैं, पत्नी है, मित्र हैं, बच्चे हैं, है ना, एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं। ये ठीक हो सकता है व्यवस्थाएं, हम इनके साथ जी सकते हैं। ये लोग खराब लोग नहीं हैं। भ्रम कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह भ्रमित है, कुछ अच्छा करते ही रहते हैं सब लोग। तो ये भरोसा आएगा तो वो घटित होने लगेगा। जैसे अभी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ये भी घटित होगा अभी, जहाँ चीज़ें लोग एक दूसरे के साथ हारमोनी में जी रहे हैं, प्रकृति में संतुलन के साथ जी रहे हैं, तो हो जाएगा। अच्छा ये तो हमारी हमेशा से चाहत रही है, इसका भरोसा नहीं आ रहा है। ये भरोसा के लिए पूरी तात्विक चर्चा कर रहे हैं कि क्यों हो जाएगा, है ना, यही क्यों नियति है, इस सब की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमें ही घटाना है, ये भी एक भरोसा आना है। हाँ बस उतना ही है सर। ये जो अल्प विकसित, अल्प जागृत, अर्ध जागृत और जागृत पूर्ण, तो अल्प जागृत में सिर्फ मन, वृत्ति और चित्त का ट्यूनिंग रहता है, इच्छापूर्वक। हाँ इच्छापूर्वक वही। दूसरा जो अर्ध जागृत है उसमें उसका बुद्धि के साथ, हाँ, संकल्प पूर्वक इच्छा विचार आशा, मतलब उसमें भी वो तंत्रित रहती है, बुद्धि के साथ में कनेक्शन, हाँ, रहता है। लेकिन संकल्प बोध रहित, आत्मबोध रहित, हाँ, और उसमें विकसित में आत्मबोध सहित। बस तो जो बोध जो होता है वो तो सही का ही होता है, सही का ही होता है। और जो सही का बोध होता है उसको तो आत्मा का समर्थन रहता ही है। तो आत्मबोध रहित आत्मा से तो उसका बीच में का डिफरेंस कैसे आएगा? वही क्या हो रहा है, अवधारणा जैसे ही बोध पूर्ण होगा तब वो टर्न होता है आत्मबोध की तरफ। माने साक्षात्कार क्रम से है, तो चित्त में साक्षात्कार होगा, सच्चाइयों का ही होगा, है ना। ये जो चित्त में साक्षात्कार होगा तो बुद्धि में अवधारणा बनेगी, इसको कह रहे हैं अवधारणा बोध, है ना। अब जब ये साक्षात्कार क्रम से होगा, कुछ मूल्यों का साक्षात्कार हुआ, जीवन के अमृत का साक्षात्कार हुआ, है ना। तो इस तरह से जो क्रम से साक्षात्कार होगा, तो जब तक, अच्छा जैसे ही अवधारणा बोध हो रहा है, यहाँ पे क्या होता जा रहा है, उसके लिए संकल्प होता जा रहा है। तो संकल्प से ये मन वृत्ति चित्त पूरी तरह से उससे नियंत्रित होते जा रहे हैं। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है सभी सच्चाइयों का, तब तक अभी आत्मबोध रहे थे। ये अवधारणा बोध से संपन्न है बुद्धि, लेकिन आत्मा के बोध से रहित है, इसको आत्मबोध नहीं हुआ। जैसे ही अवधारणा पूरा होगा, उसका समर्थन तो है इसको आत्मा का, आत्मा तो देख ही रही है बुद्धि की तरफ, लेकिन ये उसकी तरफ नहीं देख रहा है, उतना ही उसको आत्मबोध कह रहे, आत्मबोध रहित। जैसे ये बोध पूर्ण होगा, अवधारणा बोध पूर्ण, ये आत्मा की बोध से संपन्न हो जाएगा। मतलब जब तक बुद्धि में पूर्ण बोध नहीं होगा तब तक आत्मबोध नहीं है, तब तक वो अर्ध जागृति कहलाएगा, बस अर्ध विकसित। ओके, थैंक यू। जैसे ही बोध पूर्ण होगा, वो अपने से श्रेष्ठ को पहचान, इसीलिए सम क्रिया कह रहे हैं इसको, सम मध्यस्थ, पूरी तरह मध्यस्थ नहीं हुआ। स्वप्न के बारे में एक क्वेरी है। हाँ, तो वृत्ति और मन का संयुक्त प्रभाव को स्वप्न जो कार्य होता है, जिसमें इच्छा नहीं बन पा रही एग्जीक्यूट करने लायक, सूक्ष्म
इच्छा नहीं बनी बनी। बट चित्रण तो होता ही है चित्रण ना। हो रहा, चित्रण तो हो गई। चित्रण होता है, इसकी वजह से हम लोगों को याद आता है बाद में बस कि बस, ऐसा और नहीं, स्वप्न बिना देखा था। चित्रण के कैसे? बिल्कुल ठीक है। फिर ये चित्त का भी तो रोल है ना उसमें, है ना, चित्रण चित्त का रोल है, बट वो एक्टिव मतलब वही सक्रियता नहीं हुई इसके लिए। सक्रियता नहीं हुई, जो कार्य हुआ वो कार्य में जो कन्वर्ट प्रवृत्ति होना और था, मन के स्वरूप में काम कार्य हुआ बस। लेकिन चित्रण इच्छा तब कह रहे हैं जब वो चयन होके एग्जीक्यूट हो जाती है, हाँ तब इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं, उसको उस तक को स्वप्न कह रहे हैं, जिसको हम विचार कर रहे हैं। हाँ वो उतना ही है। हेलो, चित्रण तो हो ही रहा है। ये प्रकाश है, ये हम प्रकाश को क्या मानते हैं? मतलब सूर्य प्रकाश, तप्त बिंब का प्रतिबिंब यदि अपन पढ़ेंगे, जो प्रकाश है हाँ, वो किसी तप्त बिंब का, माने जो जिसमें ताप ज़्यादा है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है हमारे ऊपर, इकाइयों के ऊपर, वो प्रकाश है। तो प्रकाश से ज़्यादा तो खाली स्थान है ना? खाली स्थान तो नेचुरली ज़्यादा है, तो खाली स्थान हमें दिखना चाहिए ना, ज़्यादा प्रभाव तो उसका होना चाहिए ना। तो है ही ना उसका प्रभाव, तभी तो जागृति के लिए प्रयास कर रहे हो। खाली स्थान का वो है ना कि सेंटेंस के अंधेरे प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, हाँ, तो वो सेंटेंस खाली वो अंधेरा है, वो खाली स्थान है ना, वो है ना, खाली स्थान है। अंधेरे में भी है, उजाला है, वहाँ भी खाली स्थान है। यहाँ जैसे उजाला है तो यहाँ खाली स्थान में उजाला है कि खाली स्थान गायब हो गया है। बस। तो हम स्पेस में जाएंगे तो वहाँ प्रकाश का कैसा अनुभव होगा? वहाँ पे स्पेस तो है ही ना। देखो प्रकाश क्या है, जब तक तप्त बिंब का किसी इकाई पे प्रभाव पड़ना है तो वहाँ अंधेरा जैसा लगता है, क्योंकि कोई इकाई नहीं है इसलिए अंधकार है। लेकिन इकाई नहीं है तो स्पेस तो है ना, नहीं तो तुम ट्रेवल कैसे करोगे, उसमें जाओगे कैसे? स्पेस तो है, तो हमें प्रकाश दिखता है क्योंकि इकाई है इसलिए, इसीलिए, और नहीं तो कैसे? हाँ। अभी इसी कमरे में आप यदि ये जो कण हैं हाँ। हवा की, इनको बाहर निकाल दो, वैक्यूम कर दो, यहाँ अंधेरा दिखेगा, भले ही लाइट जला दो, क्योंकि लाइट जब तक किसी कण पे नहीं पड़ेगी वो रिफ्लेक्शन मेरी आंख तक नहीं आएगा तो अंधेरा ही दिखेगा, वहाँ तो लाइट नहीं दिखेगी। और फिर ये टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ पूछना। टाइम ट्रेवल कुछ नहीं होता है, जैसे कि ये प्रकाश की गति से ज़्यादा, अरे नहीं है भाई, नहीं। वो सब नहीं होता है टाइम ट्रेवल। माने तुम ऐसे अपने दादाजी से मिलने, परदादा से मिलने नहीं जा सकते, चिंता मत वो करो। डोरेमोन देखते हैं ना, उसमें डोरेमोन में सब होता है। डोरेमोन ही अभी अध्ययन कराएगा। फ्यूचर में जाना है ना, वर्तमान, देखो ये भी मजेदार है, लेकिन हम जाना क्यों चाहते हैं पास्ट में फ्यूचर में? क्योंकि प्रेजेंट में खुश नहीं है, इसीलिए मन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में दौड़ता है। प्रेजेंट में खुश हो जाओगे, कुछ नहीं दौड़ने की जरूरत है, प्रेजेंट नित्य नित्य वर्तमान है। हाँ जी, ये सपने पे बड़े क्वेश्चन हो रहे थे। ये सपने जो है ये तो मनोवैज्ञानिक है, और मनोविज्ञान को दर्शन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? फिर से बोलिए। जो सपने जो हैं ये मनोवैज्ञानिक है, हाँ मनोवैज्ञानिक है, उसको दर्शन से एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी स्वर्ग के सपने देखने हैं बस। अरे सपने को एक्सप्लेन करने की जगह यथार्थ को लाओ ना भाई, है ना, यथार्थ में घटित कराओ। सारे जो अपने अच्छे सपने हैं उनको यथार्थ में कैसे बदल दें, ये काम करना है ना। हमारे किस चीज़ का सेशन? अच्छा बढ़िया, स्वप्न की जगह जागृति का सेशन करेंगे। द्वारा नियंत्रित मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है। नहीं, कौन सा वाला? 140 एज 140 में लास्ट लाइन। मन ही हो रहा है लेकिन नियंत्रित शरीर नहीं कर रहा है। ये भैया ने भी पूछा था, देखो इसको पकड़ो, शरीर में कर्ता पद नहीं है, मन ही स्वयं। जैसे बहुत सारे लोग पैसे से नियंत्रित हैं, आपको अच्छी सैलरी दे, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये वाली कंपनी छोड़ के उसमें 18 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, तो पैसा नियंत्रित कर रहा है कि मन ही पैसे के द्वारा नियंत्रित हो जा रहा है? तो इसलिए लिख रहे हैं मन शरीर द्वारा नियंत्रित, ये नहीं लिख रहे कि शरीर मन को नियंत्रित करता है। भाषा क्या है? मन शरीर द्वारा भ्रमवश नियंत्रित हो जा रहा है। मन किसी से भी नियंत्रित हो जाता है, उसको लगता है बस अब ये लड़की मिलेगी तो ही जिंदगी चलेगी,
नहीं तो क्या जीना, और फिर लगता है यही नहीं रहे तो ही जीना हो जाए। तो मन तो कहीं से भी नियंत्रित होने लगता है, लेकिन नियंत्रित हो कौन रहा है? मन। भ्रम बस कहीं से भी नियंत्रित हो जाता है। ये अहंकार के बारे में कुछ जानना है। हाँ बताओ। ये सबकॉन्शियस माइंड में अहंकार का बोध हो जाता है या फिर? नहीं, अहंकार किसको कह रहे हैं? देखो, अहंकार का मतलब है जो सही नहीं है उसको सही मान लेना, इसका नाम अहंकार है। बस अहंकार का मतलब क्या होता है कि जो है नहीं उसको मैंने मान लिया और फिर मैं अड़ गया हूँ। तो चित्त में वही अभिमान के रूप में लगता है। माने चित्त, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने जो क्रिएट किया वही सही है ना, जो मैंने योजना बनाई है वही सही योजना है। ऐसे ही विचार में मैं जो सोचता हूँ वही सही है, वही अहंकार का रूप है, हट के रूप में। तो फिर सारे गुरु है वो सब, हम तो शिष्य है, तो कौन सा, मतलब इतिहास में देखा जाए तो सारे गुरु का अहंकार तो रहता ही है ना। ऐसा भाषा है। हाँ। देखो दोनों भाषाएं हैं। हाँ। अपनी कह रहे हैं विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनयशील बनाता है। ज्ञान वो है जो अहंकार से मुक्त करता है आदमी को। और आप कह रहे हैं कि सारे ज्ञानी अहंकारी होते हैं। तो परंपरा में क्या है, मिक्स है मामला ना। अब अपन को नीरछीर न्याय करना पड़ेगा, तो आपको ही जांचना पड़ेगा। आपसे ही पूछें, ज्ञानी अहंकारी होना चाहिए कि विनयशील होना चाहिए? विनयशील। खत्म हो गया, उत्तर आ गया। अब क्या को बार बार। तो इसका माने जो ज्ञानी अहंकारी है, इसका एक ही उत्तर है कि वो ज्ञानी नहीं है। सिंपल, चलो ना भैया। हाँ। खत्म। लेकिन हमें मानने को मन नहीं है। नहीं है तो भैया वो ज्ञानी, साथ में अहंकारी। अब इसका क्या करें? दो में से एक को तय करना पड़ेगा। वो आपने कहा था ना, तृप्ति होगी तो पता चल जाएगा। बस अहंकार से तृप्ति होती है क्या? नहीं हो। खत्म। इतना ही, बहुत सिंपल है। हाँ। मामला अपने ऊपर भरोसा लाना पड़ेगा कि हाँ मैं जांच सकता हूँ। तो यदि कोई अहंकारी है, इसका माने ज्ञान उससे थोड़ा दूर है, नहीं तो कैसे होगा? तो हमारे आजू बाजू में वेदर तो ऐसा ही है, उसमें तो अहंकार बहुत प्रभाव कर जाता है। तो इसका माने जांच कर लो। अब आपके पास मूल्यांकन का आधार आ गया। हाँ। उसको ज्ञानी कहा जाए कि नहीं कहा जाए, बस सिंपल। तो हमें उस पर दया आती है ना सब पर। हाँ, ये बढ़िया है। तो अब ये अच्छा हो गया। अब इसका माने मैं ज्ञानी हूँ। अच्छा, अब तुम ज्ञानी हो, इसका प्रमाण क्या है? अहंकार नहीं, उसको ज्ञानी बनाओ। दया का मतलब क्या है? दया की परिभाषा क्या है? जिसके पास उसमें उसको वस्तु प्रदान करो, ज्ञान रूपी वस्तु उपलब्ध करा दो उसको, उसका भी अहंकार गायब हो जाएगा, तब वो आपकी वैल्यू करेगा। अभी देखो अहंकार से हमें प्रॉब्लम क्या है? अहंकारी हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, यही समस्या है। तो उसको, अहंकारी को ज्ञानी बनाओ जिससे आप जैसे ज्ञानी का सम्मान कर पाए। इतना ही तो काम होना है। भाई आपके लिए इतना काम है, लेकिन ये तो प्रमाणित करना बहुत डिफिकल्ट है। अहंकार वालों को तो समझाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अभी उसको समझाना डिफिकल्ट है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं। हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो किसकी क्षमता बढ़ रही है? सूत्र एकदम क्लियर है, बस खत्म। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपसे समझना ना चाहे, उसके लिए वातावरण तो जो समझना चाह रहा है उसको तो समझाओ भाई। देखो बाबा जी ने भी क्या किया, सबसे पहले माता जी को पूछा कि मुझे ज्ञान संपन्न हो गया हूँ, अब तो मैं समझाना चाहती हूँ। माता जी बोली मैं आपकी सेवा करने में खुश हूँ। तो जो समझना चाहता है उसको समझाओ, इतना ही तो कहानी है। हम उसी के पीछे क्यों पड़े? तुम्ही को समझाऊंगा, उसका नंबर बाद में आएगा। लेकिन फैमिली में तो पहले बैकग्राउंड बनना चाहिए ना? चाहिए, जरूरी नहीं है। ये फैमिली वाला भी देखो, अभी अपन ने देखा था ना, फैमिली में संबंध किस अर्थ में है? ऐहिक के आमुष्मिक किस अर्थ में है? चेतना की जागृति के अर्थ में ना। तो उनसे जो कर्तव्य है उसको बनाए रखते हुए जो दूसरे लोग समझना चाहते हैं उनको समझाने के माध्यम में फैमिली समझेगी। अब बाबा जी के बच्चे, बहू, ये लोग समझ रहे हैं तो उनका नंबर देखिए भाई, जो अभी समझने को तैयार है उस पर काम करोगे कि नहीं? फिर ऐसा होता है कि हम किसी बाहर समझाने जाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं तुम पहले फैमिली में काम करो, ऐसा सब। हाँ, अभी बढ़िया हो गया। इसका माने हम उसको समझा नहीं पा रहे। हाँ। तो तो किसमें योग्यता की कमी है? अपने में। तो फिर ऐसे व्यक्ति देखो, अभी फैमिली फिर से आ जाती है। देखो ये
पहले तो ये तय करो कि तुम समझ गए कि नहीं समझे। समझ गए कि नहीं समझे, पहले ये तय कर लो। समझ गए आदि ये तो तय ही है, इसके बाद तो चर्चा हो रही है। मैं तो समझ ही गया हूँ, है ना। अच्छा, समझ गए तो इसका प्रमाण क्या है? मैं सुख शांति पूर्वक रहता हूँ। अब समझदार का एक ही प्रमाण है, मेरा सुख दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसका माने मैं समझदार हूँ। पूरा सिद्धांत है। अब हम परेशान क्या हो रहे हैं यार, तुम समझ नहीं रहे। यदि मैं उससे परेशान हो रहा हूँ, इससे क्या पता चल रहा मैं समझदार? ये पहले सबसे पहले तय कर लो। अभी तक हम क्या बोलते थे? समझदार दुखी है। अभी क्या सिद्धांत आया? जो सुखी है वही समझदार। तो समझदारी की पहली निशानी है, और इसमें भी निरंतरता। तो यदि आप अपने आप में आप आराम में हो, उस आराम को ही लोग समझना चाहते हैं कि यार तुम कैसे आराम में हो। और हम ये समझे नहीं, हम परेशान हैं। अब तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा, क्योंकि उससे उसको तो सूचना मिल गई कि आप समझदार नहीं हो। तो यदि उसका प्रमाण इतना ही है, आप समझदार हो तो आप आराम में रहोगे। जो समझना चाहेगा तो समझाओगे, नहीं समझना चाहेगा तो आपकी मौज है, आपको कहाँ तकलीफ है। अब सोचो, आदरणीय नागराज जी के पास अधिकतर समय फ्री बैठे हैं, तो हम फ्री बैठे, फ्री रहो, क्या दिक्कत है? सुखी रहो। हाँ, लेकिन हम फ्री बैठते हैं तो दूसरों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ये क्यों फ्री बैठे। फिर वही बात। और अच्छा, उनकी प्रॉब्लम से आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं नहीं हो रहा तो फिर बने रहो, फिर क्या दिक्कत? तो तुम दूसरों की चिंता मत करो अभी। लेकिन सुनाते रहते हैं ऐसा, मतलब तो उससे क्या हो रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर तो खत्म। तो सवाल क्या है भाई? पहला काम यही है, समझदार आदमी मौज में है, बस हो गया काम, फिर रिलैक्सेशन हो जाएगा। हाँ, माइक दो, माइक दो, बन ही जाएगा लगता है। जब भी मम्मी करेले की सब्जी बनाती है ना, तो चुपचाप खा लेने का वो समझदारी का प्रमाण है। मन में लेकिन गुड़गुड़ नहीं चलना चाहिए। अंदर गड़बड़ नहीं चलना चाहिए। बाहर तो खा लिया, अंदर यार करेले, जब देखो मम्मी करेले की सब्जी बनाती रहती है, इसको इतना भी नहीं पता मुझे करेला नहीं पसंद है, ये चल रहा है तो गड़बड़ है। समझाऊं कि नहीं समझाऊं? मैं समझदार नहीं हूं, और मैं सिर्फ मुझे सूचना मिली है, और सूचना के आधार पर मैं भी चाहता हूं कि ये सुखी होने का रास्ता है, और वो उस रास्ते पे मैं भी सोचता हूं कि मेरे परिवार भी लोग वो रास्ते पे आए, लेकिन उनकी पात्रता है कि नहीं वो मैं नहीं देखता हूं, या तो मैं मेरी खुद की पात्रता है कि नहीं वो मैं नहीं समझ रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि मेरा परिवार भी सुखी हो जाए। तो सबसे पहले वहाँ पर पात्रता न देखने की वजह से भी मुझे दुख हो रहा है, या न समझने से भी मुझे दुख हो रहा है, या तो फिर मेरी पात्रता विकसित नहीं हुए उसी हिसाब से भी मुझे पीड़ा हो रही है। एक बात ये हुई। हाँ। दूसरी बात यह है कि मैं खुद समझ जाऊं, और बाद में मेरे परिवार के लिए मैं चाहता हूं, फिर भी परिवार वो समझने के लिए तैयार नहीं है, और वो पात्रता वहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। या तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जिसके पास में पात्रता है वहाँ पर मैं प्रयास करूँ, जिससे मेरी समय और ऊर्जा सही दिशा में जाए। बढ़िया। अभी देखो, पहले इसमें देखो एक आया था सूत्र, वो अपन ने मिस कर दिया। ये आपने किया तो मेरा ध्यान इस तरह से गया। स्व और पर पात्रता ही सुख और दुख का कारण है, ये आया था ना। सुख और दुख का कारण क्या है? कौन से पेज पे है? देखो, हम क्या माने रहते हैं कि दूसरों की वजह से मैं सुखी दुखी हूँ। फाइनली सुख और दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण मैं ही हूँ। हाँ, ये पहले तय होना है। मैं ही हूँ माने मेरी ना समझी, मेरी पात्रता में कमी, योग्यता में कमी, क्षमता में कमी, यही स्व। चलो मिल जाएगा, कहीं देख लेना। तो दूसरी बार मेरा ध्यान जा रहा है तो कि अभी सबसे इसमें पहले स्व को समझना है। हाँ, और स्व के ऊपर ही पहले कार्य व्यवहार करना है। तो इसमें इतना करना है अपने को। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सूचना मिल गई अब दूसरों को नहीं बोलना है, उनको आमंत्रण देना है। वो नहीं आ रहे तो दुखी नहीं होना है, इसको सुनिश्चित करना है भाई। क्यों बुला रहे हम? क्योंकि यदि और लोग हमारे आसपास के करेंगे तो ये मेरे लिए अच्छा वातावरण निर्माण होगा, ये जरूरी है। ये मैं अपने सुखी होने के लिए उनको बुला रहा हूँ, जिससे एक वातावरण होने का, तो उसमें, लेकिन वो नहीं आ रहे, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये समस्या है। इससे मुक्त रहना है।
और अपने अपने को अध्ययन में लगाना है साथ ही साथ, तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होंगे। और ये भी फिर तय रहे, ये यात्रा है, उनकी अपनी एक पात्रता है, आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं जो बार बार ये कह रहा हूँ, मैं जो परेशान हो जा रहा हूँ वो नहीं होना, वो समझ का प्रमाण नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ, खुश हूँ, फिर चलेगा, फिर कहाँ दिक्कत है। क्यों नहीं, नंदुरबार जाएंगे, मॉन्टेरिया नहीं आएंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे जैसे वातावरण बनेगा वैसे वैसे लोगों को, अभी अधिकतर लोग संख्या के प्रभाव से चलते हैं, है ना, कि भाई, और ठीक भी है, उनको लगता है कि मैं ही पहला बेवकूफ़ ना बन जाऊं, है ना, यदि कई लोग चल रहे हैं तो कुछ तो ठीक ही बात होगी, ऐसा मान करके चलते हैं। हालांकि सच्चाई संख्या का मोहताज नहीं है ना, फिर भी एक हमारा आकलन रहता है, भाई इतने बड़े बड़े लोग, इतने लोग सोच रहे हैं तो फिर तो ये ठीक ही होगा, तो वो एक विधि से अपन चलते हैं। तो परिवार या समाज में हम आमंत्रण दें, वो स्वीकारे नहीं स्वीकारे उनके ऊपर है, उससे दुखी नहीं होना है, लेकिन हमारा प्रयास भी नहीं छोड़ना। 100%, क्योंकि उसमें से जो 10-20 सुधर आएंगे वो अपने लिए जागृति में वातावरण बनाएंगे। सही। और अपना अध्ययन चालू रखें, बस इतना ही काम है। वो संख्या की मोहताज नहीं है। जैसे किसी समय तो सभी लोग बोल रहे हैं ना कि धरती चपटी है, धरती केंद्र है, केवल एक कॉपरनिकस को दिख रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो संख्या से यदि तय करने जाएंगे तब तो नहीं होगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि सच्चाई तो बदलती नहीं है, ये तो मेरे देखने का दोष है। तो कई लोग ही, अभी सभी लोग देखो, बहुत लंबे समय तक मानव जाति ये मानती ही रही कि सुख सुविधाओं से हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए तो इतना प्रयास है अभी भी। अब लेकिन कुछ लोग जो बहुत अजस्त्र प्रयास करने के बावजूद जब नहीं हो रहे, तब थकने के बाद उनको लग रहा नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। तो बहुत लोग मान रहे हैं कि सही है, इसका माने सही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं सही हो। इसलिए स्वनिरीक्षण करना है सबसे पहले। अब इसलिए अपने को देखना है कि महावीर ठीक है कि बुद्ध, है ना, कि नागराज जी, इसको जांचने का अधिकार किसके पास? स्वनिरीक्षण, है ना। मुझे तृप्ति हो रही तो फिर किसी को नहीं भी हो तो क्या प्रॉब्लम है, अपने को तो हो गई ना। अब नियम ये है कि सही में एक, गलती में अनेक। तो कॉपरनिकस या किसी को भी ये भरोसा है कि यार यदि मुझे ठीक दिख गया तो मैं दिखा पाऊंगा। भले ही उसको 2 शिष्य मिल रहे हैं, 4 शिष्य मिल रहे हैं, उसके रहते तो कहाँ शिष्य मिले उसको, 2-4 ही मिले ना, उनको वो दिखा पाया। उसके बाद चेन। अच्छी बात है कि सच्चाई यदि समझ में आएगी तो वो दूसरों तक पहुंचेगी और वही टिकेगी। तो आज वो तो टिकनी ही है। अच्छा, अपने में तो टिकी गई, अपने में टिकने का क्या मतलब है? अपनी तृप्ति हो जाएगी। यदि देखो उसको एक लेवल की तृप्ति है ना, तब तो वो कह रहा तुम लटकाना तो लटका दो, मैं तो यही कहूँगा यही सही है। कितना उसको अब देख करके खुशी हुई होगी सच्चाई को पहचान के, नहीं तो कैसे खड़ा रहेगा उस पर। और यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि लटकना लटकाना नहीं आना तो मत आओ भाई, यहाँ कौन सा हमारी तृप्ति ही प्रमाण है फाइनली। भैया, हम अपने आचरण के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, तो बाकी भी उसी चीज़ से अट्रैक्ट होंगे कि ये इतना सुखी कैसे हो रहा है, तो आचरण से व्यक्त करने का है। अपने दायित्व कर्तव्य को करते हुए हाँ जी, हम खुश हैं अपनी समझ से, ये इम्पोर्टेंट है, उसी से अट्रैक्शन होगा। जैसे अभी तक जीवन विद्या से पहले, जुड़ने से पहले भी और जहाँ पे भी मैं जुड़ाव है या था, तो वहाँ पे कभी नंबर्स नहीं होते थे। तो ये मेरा भ्रम था कि यार वो ये फलाने इंस्टीट्यूशन में, ये फलाने गुरु के पास तो इतने सारे नंबर्स है, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये अभी क्लियर हो गया कि सच्चाई नंबर का मोहताज नहीं है ना। करेक्ट। एक्चुअली उल्टा है, जब भी सत्य उद्घाटित होगा वो आदमी अकेला रहता है जिसने देखा। हाँ, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे फेराडे हो, चाहे जेम्स वॉट हो, कोई भी हो। करेक्ट भाई, मतलब ही अनुसंधान का मैं पहला व्यक्ति हूँ, देख रहा हूँ, और जो लोगों को नहीं पता है उसी को लोक व्यापीकरण करने के लिए उसको ये भरोसा रहता है कि मुझे दिखा है तो मैं इसको दिखा दूंगा, क्योंकि उसको खुद स्वयं में भरोसा है, देखा हुआ है, अभी तो दिखा रहा है वो। हाँ। उसको ये भी पता रहता है कि सब नहीं देख पाएंगे, तो जो उस सच्चाई के आसपास वाले लोग होते हैं उनको सबसे पहले दिखता है। आप सोचो ना भाई, एक जोमेटो को स्टार्टअप है, कितने लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया होगा उसको? बहुत सारे लोग। तो फिर जो आसपास उसी चीज़ को देख पाते, तो पहले जो उसके करीब वाले हैं वो ही देखेंगे, फिर उससे नीचे वाले, फिर तो अब सब IPO में तो सभी लाइन लगा रहे हैं, ऐसा है।
तो आदरणीय नागराज जी भी ये कह रहे हैं कि जब भी किसी को अनुसंधान होता है ना, उस अनुसंधान के करीब में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो उसी को एफर्ट मार रहे होते हैं, उनको ये पहले दिखा देता है, राइट, वो जल्दी कैच कर लेते हैं। वही वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो, करेक्ट। उनको लगता है इसमें है दम, ये वाला ये ठीक बोल रहा है, मैं भी सोच तो मैं भी रहा था ऐसा कुछ होना चाहिए, उतना ही काम है, फिर तो बाकी लोगों में आएगा ही वो। इसीलिए नागराज जी कह रहे हैं कि यदि कोई समझदार हो गया है तो उस धरती पर उसके आसपास के लोग उपलब्धि रहते हैं जिसको वो हैंड ओवर कर सके। नहीं तो होता ही नहीं ऐसा कि मुझे समझ में आ गया और धरती पे कोई है ही नहीं जिसको समझा दो, क्योंकि सबकी चाहत है ही। बढ़िया जाएगा ही, बस प्रस्ताव को रखना है, हमें प्रस्ताव को रखना है, हमें प्रभावित नहीं होना है। सही समय पे, जैसे मैंने सुरेश भाई अपने शिविर में एग्जाम्पल देते हो खुद का कि उनके पास शिविर कैसे आया, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि उनके बेटे के द्वारा कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज वो प्रबोधक है। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ प्रस्ताव रखना है, इतना ही है। उसका भी बहुत अच्छा सूत्र, क्यों प्रभावित नहीं होता है? क्योंकि वो खुश रहता है। जब भी हम कुछ करके सुखी होना चाहते हैं तो हम प्रभावित होंगे, ये आ जाए तो मैं सुखी होऊंगा, तो गड़बड़ है, तो सेट हो गया, फिर क्या दिक्कत है? ये नहीं आएंगे तो आज नहीं कल आएंगे। तो आज का ये निकला कि मुझे करेला की सब्जी खानी पड़ेगी, बस। बढ़िया सिद्धांत है जी कि मैं भी सुखी हूँ और दूसरों को भी सुखी करूँ। राइट। जीने दो और जीव। तो एक किसान का एग्जाम्पल है। एक बढ़िया किसान था, 10 एकड़ की थोड़ी सी अच्छी ज़मीन थी और प्राकृतिक खेती करके बहुत सारे मंडी बाज़ार में उनका अनाज जाता था। तो सब लोग तो दंग रह जाते हैं कि भाई इतना बढ़िया अनाज कैसे पका सकते हैं। और जब कंपटीशन हुई तो मंडी बाज़ार में उनका पहला नंबर आया। पहला नंबर आने के बाद वो घर आया, खुश हो गया और उनको अड़ोस पड़ोस वालों जो किसानों थे उनको सबको बीज दे दिया कि आप भी लगाओ, मैं अच्छी तरह से लगाता हूँ। राइट। तो 3, 4, 5 साल ऐसा हुआ कि सब लगाते थे, मंडी बाजार में जाते थे और उनका ही पहला नंबर आता था जिन पहले दिया था। और 5 साल ऐसा होने के बाद पत्रकार ने सोचा कि यार तू कैसा किसान है, 5 साल से पहला नंबर तू आता है, तू उदार है, सभी को ये अनाज का बीज देता है और इनके हिसाब से तू आता है। तो उन्होंने लास्ट में दर्शन की बात, बहुत अनपढ़ था, दर्शन को भी पता नहीं था, पर ऐसे बोला कि मैं उदार नहीं हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। तो कि क्यों? क्योंकि मेरा जो जमीन का खेतर है उनके आजू बाजू वालों को अच्छा दाने वाला बीज में नहीं देता, तो उनकी परागरज नबली बीज वाली मेरे खेत में आती तो मेरा अनाज पकता ही नहीं। तो मैं उदार नहीं हूँ, मैं उनको इसलिए देता हूँ कि मेरा अनाज अच्छी तरह से पके और बीज इसलिए देता हूँ। तो ये दर्शन भी ऐसा ही कहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। दर्शन मेरा जो भी काम है, समझाना, समझना, करना, कराना, वो मेरा सुखी होने के लिए है। और मेरा सुखी होने से दूसरा सुखी होगा तो उनको ही तृप्ति मिलेगी, मुझे क्या तृप्ति होगी। ये किसान की छोटी सी बात है, मगर उसमें समझने की बात भी ऐसी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आसक्ति और आवेश की संज्ञा से जाना जाता है। जिस तरह से सह अस्तित्व अनुभूति जो है ना, आनंद के रूप में या परमानंद के रूप में, आनंद के रूप में, संतोष के रूप में, शांति के रूप में और सुख के रूप में फ्लो हो रही है, ऐसे ही अहंकार जो है वो अभिमान, हट और आवेश और आसक्ति के रूप में है ना। ऐसा है, क्योंकि उसका प्रभाव तो रहेगा। खाली समय ज़्यादा बैठते थे? नहीं, मतलब खाली समय ज़्यादा बैठते थे नहीं, अधिकतर समय, क्योंकि उनके पास जिज्ञासा के साथ लोग नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ।
है ना, यही कह रहा हूँ, मतलब फ्री रहते थे, ऐसा नहीं कि आपको लाइन लग के अपॉइंटमेंट मिल रहा है। हाँ, फ्री हैं, फ्री है तो विचार शून्य हो जाते ना उस समय। अब वो खुश हैं, विचार शून्य के साथ हो, विचार के साथ हो। मेन मुद्दा हम क्या कर रहे हैं, माने मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सुख शांति संतोष आनंद के साथ है, वो जब अकेला है तब भी सुखी है, दूसरे हैं तब भी सुखी है। व्यवहार कर रहा है तो भी खुश है, काम कर रहा है तो भी खुश है। इसीलिए तो 24 भाई, निरंतरता नहीं तो कैसे बनेगी। ये जो अकेला वाला सुख है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट रखता है। अगर जैसे अकेला बैठा हो तो कैसे सुखी हुए। अच्छा ये बताओ, अच्छा अब आप ये बढ़िया है इसका। अच्छा ये बताओ, मान लो सुखी हो गए, हाँ, और हम दूसरों के साथ ही रह के सुखी होते हैं, हाँ, मान लो, है ना, तो कब तक सोओगे कि नहीं सोओगे? उसके पहले अकेले में आओगे कि नहीं आओगे कभी? तो कैसे क्या होगा उस समय? इसलिए तो रील बदलते रहते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कुछ चाहिए, कुछ विचार। इसके माने हालत खराब है अभी। हाँ, ये पकड़ो इसको। ऐसे बैठे तो कुछ विचार चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए। हाँ, तो अच्छा विचार आता रहता है ना। हाँ, अस्तित्व का दर्शन होता रहता है, सहअस्तित्व में तो है ही है, इसलिए खुश रहते हैं। और यदि हमें कुछ अवलंबन चाहिए खुश सुखी होने के लिए, तो मामला अभी ठीक नहीं है। तो फिर उस समय कैसे विचार आते? सारे तो सॉल्यूशन मिल गए, वो कैसे आएंगे पहले भी उसी के लिए अध्ययन करना है। अभी तुम्हारी स्थिति तो नहीं दिख रही ऐसी इसके लिए अध्ययन करो बहुत सारा योजनाएं हैं, कैसे पहुंचेगा, बहुत सारा काम है, किताबों का लिखना। तो फिर प्रॉब्लम ना हो गया है तो ये सब नहीं, बट ये सब नहीं है तब भी खुश हैं। हाँ, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, विश्राम की स्थिति रहती है। जो आप कह रहे हो विचार सुनता, वो ठीक कह रहे हो, लेकिन अपनी होनी है वो अध्ययन विधि से होगी। नहीं तो हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा चलो विचार सुनो कि कैसे खुश रहें, वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब उसके पहले नहीं होता है। और उसका एक और थोड़ा गहरा यदि बोलूँ, आप ये सोचो, शरीर ज़्यादा समय हमारे साथ रहेगा कि शरीर के बिना हम अधिक समय रहेंगे? शरीर के बिना। हाँ, क्योंकि निरंतर है ना जीवन, तो उस समय कैसे खुश रहोगे फिर? तो ये जो सहस्त्र तो दर्शन होता रहता है, उससे खुश रहता है। ये है उसका सूत्र। फाइनली तो शरीर भी नहीं रहेगा, तो क्या दुखी रहोगे फिर? ढूंढते रहोगे कहाँ जाऊँ। ऐसा है। तो आदमी में जो सुख शांति संतोष आनंद की स्थापना, वो ज्ञान में अनुभूत होने से है। ये व्यापकता का अपनापन ही लगा रहता है, कोई साथ हो या नहीं हो। जैसे जब बच्चे की पिताजी मम्मी से बनती है ना, अमेरिका में भी बच्चा रहता है तो ऐसा लगता है पूरा उसका जुड़ाव बना रहता है। अकेलापन क्या है? जुड़ाव का अभाव। आदमी तो अकेला है ही नहीं ना कभी, लेकिन जब उसी बच्चे से बनती नहीं है और पिताजी एक कमरे में और बच्चा दूसरे कमरे में, तो भी बहुत दूरी रहती है। तो फाइनली ये जो फील है ना अपनेपन का, उसमें उससे सुख है। ऐसा है कहानी, है ना, बढ़िया। तो आवेश एवं आसक्ति मानव के जीवन को, ये मैं सोच रहा हूँ 143 तक भी होगा क्या नहीं बढ़िया, बट ठीक है, अच्छा चर्चा चल रही। आवेश एवं आसक्ति मानव के जीवन को सफल बनाने में सर्वदा असमर्थ है ना। ये आवेश और आसक्ति जो आ रही है अहंकार की वजह से मन तक, इससे तो तृप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए आवेश एवं आसक्ति के उन्मूलन के लिए अध्ययन, प्रयोग एवं प्रयास है। वृत्ति के आश्रय में मन, चित्त के आश्रय में वृत्ति, बुद्धि के आश्रय में चित्त का ना होना ही मन और वृत्ति, वृत्ति और चित्त, चित्त और बुद्धि के बीच साविपरीतता है। यही बौद्धिक रहस्य है, इसी की वजह से समस्या है। उपरोक्त साविपरीतता को समाप्त करने के तथा बौद्धिक रहस्यता अथवा अहंकार का उन्मूलन करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। इस निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार लग रहा है कि हम बस बातचीत से ही स्थिति बन जाएगी, उससे नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास एवं व्यवहार से ही बौद्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है। तो अभी क्या अभ्यास करना पड़ेगा? ये परस्परता में, अपने में जैसे ज्ञान, ये जो अभ्यास करना है स्नेह का, विश्वास का, ये इसका अभ्यास करना है, स्थापित मूल्यों का। इन मूल्यों के साथ जिएंगे तो जाके फिर मूल्यों का साक्षात्कार होगा। ये प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा, उतना ही काम है ना। तब जा कर के स्थिति
तो इसको इस निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास एवं व्यवहार से ही बौद्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है। अब ऐसी प्रक्रिया दो प्रकार से होती है ना। एक प्रकार है अनुसंधान और दूसरा प्रकार है अनुभवगामी विधि। अब बाबा जी अपनी वो कैसे पहुँचे इसकी चर्चा कर रहे हैं। अनुसंधान कैसे होता है, कैसे हुआ। तो पहला जो अनुसंधान है जिसका नाम है आविष्कारात्मक अनुभूति, है ना, आविष्कार हुआ, पहली बार उद्घाटित हुआ, उसका साधक पूरा अध्ययन करता है। पूरे अध्ययन का क्या मतलब है? क्रिया की आरंभिक स्थिति से ह्रास की अंतिम स्थिति से विकास व जागृति तक का अध्ययन करना। तो कैसे हो रहा है? वो संयम की स्थिति में हो रहा है। ये जो समाधि संयम की जो चर्चा थी ना, संयम जो आकाश तत्व में संयम किया उसमें डायरेक्ट अध्ययन हो रहा है। जैसा अभी हम शब्द के माध्यम से अर्थ और अर्थ के माध्यम से उस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, नागराज जी के संयम की स्थिति में अध्ययन हो रहा है। तो क्या अध्ययन हो रहा है? इस अध्ययन से साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास एक सूक्ष्म परमाणु या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। यह परिणाम कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अंततोगत्वा क्रिया ही है। अब उससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त क्रियाएं महाअवकाश में ओतप्रोत हैं। महाअवकाश माने शून्य में, व्यापक में ओतप्रोत हैं। यह महाअवकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति ही एकमात्र कारण है कि समस्त इकाइयों के लिए क्रिया के लिए समान रूप से प्रेरणा संपन्न है या उपलब्ध है ना। इससे पता चल रहा है कि कितने छोटे से छोटा अंश को किया, कितने छोटा से छोटा भी कण है वो लगातार महाअवकाश में भी है और क्रियाशील है। इसका मतलब इस महाअवकाश के रूप में ही उसको बल संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता, प्रेरणा प्राप्त है। ऐसे समाधि तप्त साधक में, इस समाधि के बाद संयम हो रहा है उसकी बात हो रही है ना, ऐसे समाधि तप्त साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है ना, क्या लक्ष्य है इसका विवेक हो जाता है और कैसे इस तक पहुंचना है उसकी दिशा तय होती है। ज्ञान विज्ञान और विवेक जिसने, कैसे साधक ने, जिसने संपूर्ण ह्रास और विकास को देखा है और स्वयं को भी देखा है और अपने को सतत विकासशील सृष्टि के किसी विकासांश में पाया। तो जब साधक देख रहा है कि ये पूर्ण जागृति की स्थिति है, ये परम ह्रास की स्थिति है, मैं इसमें कहीं बीच में हूँ, है ना, विकास की स्थिति में मैं भी कहीं हूँ। अब साधक यहाँ से विकास की ओर अध्ययन करता है। अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का चरम उत्कर्ष व्यापक सत्ता में समूची क्रियाएं अनवरत क्रियाशील हैं। इसी व्यापकता में अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता का उपार्जन ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है ना। अतः ऐसी क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उपार्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं को अपनी स्थिति में पाता है। तो पहला काम तो क्या होगा? न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक अपने को उस स्थिति में आता है, लाता है, अपने को स्थित करता है। तो पहला काम अपने को क्या करना होगा? न्यायपूर्ण व्यवहार में अपने को स्थित करना पड़ेगा। उससे आगे की स्थिति खुलेगी, उससे पहले नहीं होगा वो स्थिति जो अपन सोच रहे हैं। साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगता है, वह धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो दूसरी स्थिति है धर्मपूर्ण विचार, जो अपन ने असंग्रह, विद्या, सरलता, अभयता, है ना, ये जो 5 जो बौद्धिक नियमों की बात की, उसको कह रहे हैं धर्मपूर्ण विचार। तो जब वो उस विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव एवं दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, तो पहले 2 घाट न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में अपने को पहले उस पर काम करना है। उसके बाद जो देव मानव दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देता है। फलस्वरूप ही देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता का पात्र बनता है और प्रमाणित होता है। व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है।
इस उपलब्धि के फलस्वरूप ही साधक अनुभव करता है कि जीवन सफल हो गया। तो जब इस इतना होने के बाद वो योग्यता आती है कि हम सहअस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं, और फिर एक कंक्लूड होता है, निष्कर्ष होता है कि अब जीवन सफल हो गया, जागृति की चरम उपलब्धि हुई। अब इसमें समय लग रहा है। आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं कि संयम में उनको 3 से 5 साल लगे, रोज़ 12 से 18 घंटे, और उस प्रक्रिया में केवल साधना नहीं है, वो प्रयास भी न्यायपूर्ण उसमें अपने को अवस्थित कर रहे हैं और धर्मपूर्ण विचार में। यह उसमें प्राप्त अनुभूति के आनंद को परंपरा प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। ऐसी उपलब्धि के अनंतर रहस्यता के उन्मूलन की क्षमता, अब यहाँ से उसमें रहस्यता को दूर करने की क्षमता आ गई। किसी में भी रहस्यता को दूर कर सकते हैं। व्यवहार में मानवीयता की परिपूर्ण उपादेयता को सिद्ध करने में उनका प्रस्तुतिकरण ही प्रमाण बन जाता है। अब जो दूसरों के रहस्य को उन्मूलन करने में और ये व्यक्त करने में कि मानवीयता पूर्ण जीना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है, इसको जो व्यक्त करने के अर्थ में ही वो प्रमाण बन जाते हैं कि मैंने इसको जी करके देखा है, इससे ऐसा होता है। ये यहाँ तक अपन ने पढ़ाई करी। अभी बताइए कि दूसरा पढ़ना अभी इसके आगे शेष है, राइट? स्टार्टिंग में लिखिए, इस अध्ययन के साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास एवं सूक्ष्म परमाणु या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब ये कितना भी सूक्ष्म हो, चाहे परमाणु ही क्यों ना हो या परमाणु से भी सूक्ष्म क्यों ना हो, मतलब जो कण अकेला, वो भी क्रियाशीलता के साथ पाया जाता है। और उस क्रियाशीलता का आधार पता लगता है कि ये जो व्यापक में होने की वजह से क्रियाशील है। इसको लिख रहे हैं, ये अध्ययन हो रहा है। नहीं, आविष्कारात्मक का मतलब पहली बार जब धरती पर कोई अनुसंधान करता है उसी का नाम आविष्कार। भैया निधि ने दादाजी ने अध्ययन किया, उसमें अनुगमगामी में जो घास आकाश वो है वही उसमें हो रहा है। उसमें वही हो रहा है, अध्ययन हो रहा है उसमें भी। तो पहले उसमें वास्तविकता देखी, वो डायरेक्ट बुद्धि के लेवल पर देखी थी। हाँ, बुद्धि और आत्मा के लेवल पर, लेकिन उसका चित्त में भी चित्रण हो रहा है, उसका वृत्ति में विश्लेषण भी हो रहा है और मन में आस्वादन हो रहा है। ये प्रक्रिया हो रही है। जब देख रहे हैं तो पूरा जीवन ही अध्ययन कर रहा है। भैया, हाँ, तो उसका मतलब ये हो कि व्यवस्था में जीना, परिवार हाँ, और समाज के लिए हो, वही। धर्म न्यायपूर्ण यानी कि संबंध में, और धर्मपूर्ण, हाँ, माने धर्मपूर्ण बड़ी समाज, व्यवस्था का वही स्वरूप, विचार। व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, समाज का स्वरूप क्या होगा, ये उसमें स्पष्ट हो रहा है। उसके उसमें नियम क्या है? मानव के साथ व्यवहार होगा न्याय में, और ये मानव और प्रकृति के साथ होगा। एकदम बड़ी अपने को तो हाँ। मैं बता रहा हूँ सही नहीं, फिर से बताओ। संयम में अभी हम अनुगमगामी में जो अध्ययन करें, इसमें कम समय लगेगा, माने टोटल समय देखोगे ना तो, क्योंकि देखो समाधि संयम की स्थिति में आने में रोज 12 से 18 घंटे 20 साल, कैलकुलेट करो कितने घंटे हो गए। नहीं हो तो अपन लोग तो कितना समय लगा रहे हैं, खाते पीते खेलते बढ़िया कर रहे हैं, तो अपना समय तो बहुत कम लगने वाला है। वो यदि आप टोटल ओवर ऐसे हम बोल सकते हैं कि भैया मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन घंटे जोड़ो ना भाई, कितने किया, दिया कितना समय, उसको देखना। संयम के बाद में मैं बोल रहा हूँ, संयम के बाद तो कम हो जा रहा ना समय अपने लिए, वही तो अध्ययन प्रक्रिया है। अपने लिए तो कम ही हो जा रहा है समय काफ़ी कम समय में हो रहा है और काफ़ी विस्तार से हो रहा है, माने कई लोगों तक अध्ययन विधि से पहुंच पा रहे हैं। ये वाला पढ़ लें अपन, 5 पेज और 140, एक मिनट बताता हूँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, 152 तक पढ़ लो, बस बढ़िया। तो उसको फिर बस ठीक है, सहमत। और 147 तक पढ़ना हो तो वो भी करके एक बार 2 हिस्सों में कर सकते हैं, पूरे ही कर लेते हैं, बढ़िया, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ,
दूसरी प्रक्रिया बता रहे हैं। अभी तक अपन ने एक प्रक्रिया तो देखी अनुसंधानात्मक विधि से कैसे जागृति सुनिश्चित हुई, है ना। अब ये अपने लिए प्रक्रिया है ना, कि दूसरी प्रक्रिया है अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण तथा अध्ययन। इसका विशद विश्लेषण पूर्व के अध्यायों में आ चुका है, मतलब अपन तो वही पूरी अपन जो पढ़ रहे हैं अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी शॉर्ट में उसको रखा है, जिसका सारभूत कार्यक्रम है यह जागृत परंपरागत विधि से सार्थक होता है ना। फाइनली ये किस विधि से सार्थक होगा, जहाँ पे एक जागृत परंपरा हो गई है, उसमें भी तो अनुसरण अनुकरण पूर्वक, क्योंकि अध्ययन गामी जो प्रक्रिया, अनुभवगामी अध्ययन प्रक्रिया है वो जागृत परंपरा में वही चलेगी, है ना। तो दो काम होने उसमें, पहला न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण तथा अनुसरण करना, ये दो विधि चलेगी, है ना। न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण तथा अनुसरण करना, तो जो कल जैसे चेतना बहन बता रही थी, रख रही थी ना, परिवार में माता पिता ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, साथी सहयोगी साथी दिख रहा है, तो कोई जागृत व्यक्ति उपलब्ध हैं जागृत परंपरा में, और अब अपने को जो करना है वो न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण तथा अनुसरण करना और समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना और रहना, माने असंग्रह, विद्या, सरलता, अभयता, इसका अपने को अभ्यास करना पड़ेगा प्रयासपूर्वक, इन दोनों चीज़ों का। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में, इसमें यदि दृढ़ता आती है, न्यायपूर्ण व्यवहार जैसे संबंधों में मूल्यों का, अपने में जो नौ स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्यों का अभ्यास, इन दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा, ये पहले होगा, उसके बाद आगे की गति है ना, की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है, तब सत्यता की अनुभूति का अधिकार आता है। इसमें जैसे जैसे दृढ़ता और निष्ठा आती जाएगी, तब जीवन में सत्य का अनुभव करने का अधिकार आएगा। फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होगी, अर्थात फलस्वरूप अनुभव होगा और उस अनुभव के प्रभाव में बुद्धि आप्लावित हो जाएगी। ऐसे जीवन में उपरोक्त अनुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उस स्थिति में अब ये जो अनुभव प्राप्त आत्मा से जो बुद्धि आप्लावित हुई, उस स्थिति में मन वृत्ति चित्त बुद्धि का कैसा कार्य व्यवहार है उसको वर्णन कर रहे हैं नीचे। ये कैसे मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का वर्णन हो रहा है, जो अनुभूत सत्य में अनुभूत हो चुका है, और वो कैसे अनुभूत हुआ, इन दो विधियों से, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करके और समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त होके। और ये दोनों कार्यक्रमों को करते 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 जो उसमें निष्ठा और दृढ़ता आई, उसकी अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त हुआ। फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित हो गई। किसमें आप्लावित हो गई? अनुभूत आत्मा के प्रभाव में। और ऐसे साधक में अब मन वृत्ति चित्त बुद्धि की क्रियाएं किस तरह से संपादित हो रही उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, कौन सी बुद्धि वृत्ति का? ये जो सहस्तित्व में रत आत्मा, उसके प्रभाव में बुद्धि, उसके प्रभाव में चित्त, ऐसी वृत्ति का जब मन संकेत ग्रहण करने योग्य हुआ। हाँ, पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं ऊपर सहजता से करना है, उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ध्यान देना है, समझना है और वही तरफ से आगे बढ़ना है एकदम। तो उसके लिए कोई बोलते हैं ना, बहुत सारी एफर्ट करने वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सिंपल काम देखोगे तो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार पे काम करना है। तो यहाँ पर मेरे खुद के ऊपर ध्यान चला जाए और मेरे आजू बाजू में जो वातावरण है उसके ऊपर ध्यान चला जाए, तो बहुत कुछ सहजता से हम आगे बढ़ सकते हैं। माने कुल मिला के इतना ध्यान चला जाए, आदमी अच्छी चीज़ है कोई, उससे जो डरे हुए हैं, है ना, ये पूरा न्यायपूर्ण व्यवहार में इतना ही ध्यान जाना है। आदमी से जो हम डर गए हैं कि इनके साथ नहीं जी सकते,
हम जी सकते हैं आपस में, ये मेन फोकस होना है। इन अपनों के साथ जिया जा सकता है। अभी हमें लगता है अपनों को छोड़ के सबके साथ जिया जा सकता है, बाकी के, है ना। तो मानव का मानव के साथ जीना संभव है, ये भी एक अच्छी इकाई है, जागृति क्रम में है। कुछ छोटे मोटे उसको भ्रम बचे हुए हैं, उनके साथ हम जी सकते हैं, और यदि हम थोड़ी आगे की स्थिति में तो इसको समझा सकते हैं। जी। रहस्यता के लिए दूसरी जो प्रक्रिया है अनुकरण, अनुसरण, अध्ययन, हाँ, तो ये तीनों मतलब एक ही चीज़ है या इसकी प्रक्रिया अलग अलग है? एक ही चीज़ है। देखो ऐसे देखेंगे तो जो बच्चे में हो रहा होगा अनुसरण, फिर अनुकरण और फिर अध्ययन वाला काम, जो आज्ञा पालन और अनुशासन और स्वानुशासन, 2 पोर्शन वो अध्ययन के हैं। अब चूंकि हम लोग अब बच्चों की उसमें नहीं है, है ना, तो अपने में तो ये तीनों ही करने हैं अभी अपन को, है ना। उम्र से बड़े ही बड़े हो गए हैं, प्रक्रिया तो तीनों ही करनी पड़ेगी। तो अपने को भी क्या करना है, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना है। नहीं मतलब भैया एक के बाद एक होगा या तीनों एक ही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप करने की प्रक्रिया? अपने साथ तीनों एक साथ चलेगी लगभग, माने कुछ कुछ, क्योंकि अपन क्या करेंगे कुछ कुछ, देखिए क्या होता है, वो तो एक उम्र का हिसाब है। जैसे अनुसरण, वो जैसे पिताजी देख के चल रहे हैं वो वैसा चल रहा है माता पिता को। अब हम लोग जिस उम्र में आ गए उसमें हम विचार पूर्वक चलेंगे, तर्क संगत विधि से अनुसरण अनुकरण करेंगे। तो अपना प्रधान रूप से अपना अध्ययन प्रधान होगा अभी, है ना, अपना अध्ययन प्रधान होगा। जागृत परंपरागत विधि से सार्थक होता है, क्योंकि जागृत परंपरा में बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं जिनका वो अनुसरण अनुकरण कर रहा है। अनुकरण अनुसरण किसी व्यक्ति का या जागरूक व्यक्ति का देख के किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अभी हमें तो ये सब सूचना में प्राप्त है, हाँ, न्यायपूर्ण। इसका तो मतलब अभी अभी ये अध्ययनार्थी हम लोग कैसे करें? ये बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब अपने से अधिक जागृत को पहचानिए। पहचानना है, अभी जो जागरूक हम लोग तो खाली सूचना के रूप में जानकारी, जो आप जैसे नागराज जी, आदरणीय नागराज जी को आपने देखा है सामने, उनका जागृति का आपने महसूस किया है। देखो ऐसी ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। देखो इसमें रूट में अब यही आएगा। अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? हाँ, तो आपको पहचान करना है ना, यही देखो मुद्दा है। हमें अभी देखो इससे मालूम क्या आप कहाँ पहुँच रहे हैं अपन। हमसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति तो अभी धरती पे है नहीं। हाँ, यही कह रहे हैं हम इनडायरेक्टली। लेकिन भाई शिष्य बनने में डरना क्यों है? अभी क्योंकि गुरु ने शिष्य का शोषण किया इसलिए शिष्य बनने से डरे हुए हैं। अरे भाई, जिसको गुरु स्वीकार होगे वो आपको गुरु बनाएगा, तभी तो गुरु होगा। फिर से पकड़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर। अभी देखो हम ये कह रहे, देखो भैया अपने से जागृत तो कोई है नहीं, बाबा तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? अरे आपसे जागृत लोग हैं, उनको पहचानिए, उससे कम में कोई जागृति नहीं होगी। तो शिष्य बनना वो भी गुरु बनने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो शिष्य होगा वही तो गुरु बनेगा, क्योंकि गुरु का भी शरीर खत्म हो जाएगा तो उसको प्रमोशन मिलने वाला ही है। अभी यहीं फंस गया मानव जाति, उसको लगता ही नहीं है कि हमसे श्रेष्ठ कोई आदमी है इस धरती पे। अब क्या, तो हम सब अनुसंधान करता है बेसिकली, हम इस दूसरी प्रक्रिया में ही नहीं जाना चाह रहे। दूसरी प्रक्रिया तो अनुसरण अनुकरण और अध्ययन है। आप ढूंढो जागृत व्यक्तियों को, अपने से अधिक मिलेंगे आपको, उपलब्धि रहते हैं धरती पर अपने से अधिक जब तक फिर अच्छा चलो दूसरा उसके बाद एक मिनट सर, हमारा जो प्रोसीजर रहेगा जागरूक व्यक्ति ढूंढने का, वो तो समझो अभी चालू ही है। बढ़िया। तो तब तक तो यही हंस रहा है कि ये इसका अध्ययन चालू रखे। हाँ, तब तक अनुमान पूर्वक देखिए क्या है। ये हो सकता है कि आपको नागराज जी के समकक्ष लोग नहीं मिलेंगे अभी, अपने से आगे वाले तो मिलेंगे, उनका अनुसरण अनुकरण होगा और अध्ययन होगा। उनका भी अध्ययन ही करना है। तो हमारे लिए तो ये प्रबोधक तो हमारे से आगे, ये इनको देख के तो हम लोग कर ही सकते हैं। हाँ, आप लोगों को ये कर देख के तो भैया उसमें भी आपको अपने को जांचना पड़ेगा लोगों को, और उसके लिए अनुमान पूर्वक। इसीलिए एक होता है ब्लाइंड फॉलो, यहाँ पे ब्लाइंड फॉलोइंग का चक्कर नहीं है कहीं भी। अनुसरण अनुकरण का चूंकि आचरण और सारा डिटेलिंग है,
तो अनुमान पूर्वक, लेकिन आपको इसीलिए सत्संग की बहुत महत्ता है जागृति में। अपने से इंक्रीमेंटल हमें श्रेष्ठ लोग मिलना शुरू होंगे और रहते ही हैं, तो उनके संपर्क में भी रहना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, तब तक तो नहीं होगा, खाली फॉलो तो करके भी नहीं होगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, संगत में रहना पड़ेगा। इसीलिए केवल यूट्यूब से नहीं होगा, एकदम पक्का है। तो भैया मेरा ध्यान ये जाता है, इसीलिए केवल यूट्यूब से नहीं होगा, केवल किताब से नहीं होगा। तो आज छोटी में 1 महीना, साल 6 महीना रहने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए भैया सत्संग की जो महिमा कही है लोगों ने, मानव में जागृति 2 ही विधि से, या तो अनुसंधान या फिर मानव का मानव के द्वारा। उसको अपन को पहचान नहीं पड़ेगा, परस्परता में ही होगा ये। किताब उसमें सहयोगी रहेगी। अजय भाई मेरा ऐसा भी ध्यान जाता है कि समझ लिया माने अध्ययन, समझना है इधर, अध्ययन माने अध्ययन इसको कह रहे हैं, वृत्ति तक समझ लिया, पठन कर लिया, हाँ ये ठीक, पठन कर लिया, वृत्ति तक समझ लिया, राइट। लेकिन जब तक मैं व्यक्त नहीं होता हूँ तो व्यक्त होना भी तो आना चाहिए। यही तो, अरे तो आना चाहिए, अनुमान में न्याय आएगा ना भाई। जैसे देखो बढ़िया, अब ये जैसे ही आपको विचार में, तो ये जो पढ़ोगे तो न्याय का कुछ चित्र बनेगा कि नहीं, न्याय क्या होता है। और यदि आप जैसे और उसको गहरे में देखेंगे तो न्याय का इतना ही मतलब है परस्परता में संतुलन को पहचान लेना, जागृति के में पूरक होते हुए, इतना ही है। अपनी पत्नी भी बहुत जगह आगे है अपने से, अपने बच्चे भी बहुत जगह आगे हैं, अपने ही वर्क प्लेस में आपको लोग आगे दिखेंगे। वो जिसको फिर कह रहे हैं परगुण गणना से स्वयं में का विकास होता है। हमें अभी दूसरों में गुण ही नहीं दिख रहे, केवल दोष छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। तो अभी इतना ही करना पड़ेगा, आप अपने ही आसपास देखोगे भैया अपने से आगे के लोग हैं। अभी यही दिक्कत हो रही है, हमें अपने से आगे कोई दिख नहीं रहा है, जबकि हमसे अधिक आगे लोग आपको अपने ही वातावरण में दिखना शुरू होंगे। उसको कह रहे हैं परगुण गणना। आप देखना शुरू करो, दूसरों में गुण दिखाई देंगे, उनको आप अपने में, जैसे ही गुण दिखेंगे तो अपने में आना शुरू होंगे वो। तो यहाँ ध्यान जाता है कि भाई प्रमाणित होने के लिए व्यक्त तो होना ही पड़ेगा, उसके बिना तो व्यक्त हो ही रहे हम लगातार। दूसरे ढंग से देखोगे तो मैं लगातार व्यक्त होता ही रहता हूँ, रुका हुआ थोड़ी है कुछ। जी क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसके पास ये प्रस्ताव है नहीं, हाँ, ये ज्ञान नहीं है, वो अपने से आगे हो सकता है, हाँ है ही है। तो उसके पास सिर्फ रुचि मूलक आस्वादन नहीं है, न्याय मूलक, हाँ। न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से वो देखते हैं, तो उनका तो कार्य और उनका व्यवहार वो चित्त वृत्ति बुद्धि से मतलब वो होता है। ऐसे ही आप पाओगे कि जिनको जीवन विद्या जिनने कभी सुनी नहीं है वो अपने से बहुत आगे, और जीवन विद्या जो घोट घोट के बैठ गए हैं वो बहुत नीचे भी हैं। हाँ ये बराबर है। ये क्योंकि केवल एक वृत्ति का मामला नहीं ना, आचरण का है। इसलिए लिखा पहला चीज़ क्या है, 2 चीज़ें, न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर हम लोग खेत में रहते हैं ना, तो वो लोग काम करते हैं, तो वो लोग का व्यवहार और वो बहुत ही मतलब न्यायपूर्वक और एकदम सीधा होता है। आस्वादन की क्रिया में वो लोग सिर्फ प्रियहित लाभ से नहीं देखते, मूल्यों को भी देख रहे हैं। मूल्य अब आप वो परगुण गणना करना शुरू कर पाओगे आप। हाँ। तो वैसा अपने को होना है कि नहीं। यदि हम देखो अभी कई बार है कि बोलने में बढ़िया बोल रहे हैं कि अच्छा जीते हैं, हाँ। यदि हमें लगता है कि उनमें कुछ अच्छा ही है तो उसका प्रमाण ये है कि वो अपने में आने लगी है। परगुण गणना का इतना ही मतलब है कि मेरे में आ रहा है कि नहीं। यदि उनके प्रति गौरव है ना, श्रद्धा है, तो ये सब अपने में आना शुरू होगा। मतलब सिर्फ शिविर किए हुए या अध्ययन किए हुए लोगों को नहीं देखना है, हाँ, सबको देखना है, हर व्यक्ति को देखना है। हर उस व्यक्ति में जिसमें जो न्यायपूर्ण जीता है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो ही अपने में प्रेरणा आएगी। बढ़िया। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, देखो। हाँ, इसका विशद विश्लेषण अध्यायों में आ चुका है ना, कैसे ये तो अपन पढ़ रहे हैं सारा। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना और समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना, उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा यदि इसमें बनेगी कि मैं प्रयास पूर्वक, तो एक हो गया अनुमान पूर्वक, ये जो
राजू भाई कह रहे जो हमने पढ़ा उससे हमारे में न्याय का, धर्म का, जागृति का, व्यवस्था का एक चित्र बनता है ना, उसमें अपना योगदान देने के लिए जो व्यवहार है वो भी होगा। और बहुत सारे लोग अपने को दिखेंगे, चाहे वो जीवन विद्या में हो या नहीं हो, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे सामान्य आदमी भी बहुत जगह अपने से आगे की ओर आपको दिखाई देंगे और उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो उपरोक्त अनुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब कैसा उसका मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि कैसे काम कर रहा है उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं कि मन जब ऐसी वृत्ति का जो कि फाइनली आत्मतंत्रित है, उसका संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। ये फ्लो हो रहा है, वापस आत्मा में अनुभव हुआ और अभी जो फ्लो आ रहा है तो उसमें मित्र आशाएं न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं हैं, मित्र आशाएं माने सबके प्रति स्नेह, वो आगे लिख रहे हैं ना, स्नेह का भाव। अभी सबके प्रति एक अपनापन आया, मित्र माने एक अपनापन। मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह की यदि परिभाषा देखेंगे तो हम समान रूप से अभ्युदय जो चाहते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक होने का जो भाव है, एक दूसरे की जागृति में सहायक होने का, वो देखो स्नेह की परिभाषा ऐप में। परस्पर हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए क्रियाशील हैं, परस्पर हम समान अभ्युदय के लिए हाँ, ये जो भाव आएगा, अभी हमें लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या चाहता है और मैं कुछ और ही चाहता हूँ, ये जो दूसरा पीस है ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है ना, मैं कुछ अच्छा ढूंढ रहा हूँ, इसका पता नहीं। तो परस्पर समान अभ्युदय निःश्रेयस अर्थात जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए सहज स्वीकृति और प्रतिज्ञा है। परस्परता में एक साथ जागृत और समाधान सहज अपेक्षा, हम सब एक ही चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम सब एक ही साथ हैं। ये जो भाव उदय होता है कि हम सब मिलके जागृति के लिए ही प्रयासरत हैं। सभी मानव, जिसने भी शरीर लिया उसके पास शरीर लेते ही इसीलिए है वो कि जागृति प्रमाणित हो जाए, मतलब मैं निरंतर सुख को पा जाऊं। न्यायपूर्ण व्यवहार में संतुष्टि में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, तो ये जो भाव है इसको कह रहे हैं मित्र भाव का। तो वृत्ति का जो मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं हैं, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। अब परस्परता में विरोध ही नहीं रहा है ना, कोई आगे है तो मैं उससे ग्रहण कर लूँगा, कोई पीछे है तो उसको सहयोग कर दूंगा। अब विरोध का मामला नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा सब एक ही लिए काम कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। अब वृत्ति की बात करें तो मन में क्या हो रहा है, वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होता है ना। तो वृत्ति और चित्त के बीच में क्या हो रहा है, इसमें सुख का अनुभव हुआ, न्याय का अनुभव हुआ, उधर शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। जो भी मेरे विचार हैं उसकी पुष्टि कहाँ से होगी, चिंतन से, है ना। जो ऊपर से आ रहा है तो वो चिंतन है। चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। तो इसके आधार पर फिर हमारी योजनाएं हैं। अतः मन, वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती हैं। इसी को फिर धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं, है ना। वृत्ति में अब कैसे हो रहे हैं, धर्मपूर्ण विचार। ऐसा चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है, माने प्रकट। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव अर्थात सद्व्यय ही होता है, और वह अधिक से अधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई जाती। क्यों जागृति स्रोत हो रहा है, क्योंकि दूसरे स्वतंत्र होना ही चाहते हैं।
इस तरह से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होती है। और ऐसी बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है। यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार में सत्य अनुभूति सहज सहअस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। संकल्प क्या चीज़ है? निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है। निश्चय सहित चित्रण ही योजना है। ये जो निश्चयात्मक स्वीकृतियाँ हुई उसके आधार पर जो चित्रण हो रहा है वो फिर योजना है। योजना सहित विचार ही समाधान सहज अभिव्यक्ति है। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है। ये लाइन मुझे मतलब अब ऐसा मानव क्या करेगा? क्योंकि दो चीज़ें हैं, भौतिक समृद्धि भी चाहिए और बौद्धिक। तो बौद्धिक समाधान तो हो गया। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अब किसी और पे निर्भर हैं, ये उत्पादन कर रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं की, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन के लिए उत्पादन। उत्पादन या सेवा, टीचिंग करना वो जुड़ा हुआ है उसमें, सेवा में। उत्पादन जब यहाँ कह रहे हैं तो उत्पादन और सेवा। तो ऐसे लोग अधिक उत्पादन कर रहे हैं और उपभोग क्या कर रहे हैं? कम। माने जैसे आप जितना भी सपोज 100 किलो गेहूँ हुआ तो उनका उपभोग 80 किलो का ही है, 50 किलो का ही है, तभी तो समृद्धि हो रही। बाकी का दूसरों के लिए समाज में तन मन धन का नियोजन कर रहे हैं, जिससे सदुपयोगिता प्रमाणित हो रही। हाँ, वही तो उपभोग कम है, फलस्वरूप उपभोग उपयोग कम है, फलस्वरूप सदुपयोग में लगा रहे हैं व्यवस्था के लिए। माने हाँ, लेकिन जो राइट वही कह रहे हैं। तो उत्पादन अपने उपभोग से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, जो शेष है उसका समाज में सदुपयोग। तो बेसिकली समय को फिर सपोज शिक्षा में लगा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा में लगा रहे हैं। अभी अपन पढ़ेंगे जो व्यवस्थाओं के स्वरूप हैं उसमें समय कैसे देगा, लेकिन अधिक नहीं तो नहीं कर पाएगा। बढ़िया। अत्याभाव माने अभाव हो गया, खत्म। अभी वो दुरुपयोग नहीं होता है, सदुपयोग ही होता है। लिखा है मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करता है, वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करता है, चित्त बुद्धि का संकेत ग्रहण। इसमें मन जो है तो वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। मतलब पहले एक मिनट मैं उसको ऐसा समझ सकता हूँ, जब मन की जो योग्यता होती है, जो आस्वादन क्रिया में वो रुचि मूलक से लक्ष्य मूलक या मूल्य मूलक में जाता है तो उसकी योग्यता बढ़ती है। बिल्कुल। वैसे ही वृत्ति में जब वो न्याय धर्म सत्य के हिसाब से जब उसका शिफ्टिंग होता है तो वृत्ति की योग्यता बढ़ती है।